नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर वैष्णवी शक्ति मां महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व का उद्यापन कर हवन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन और गौ पूजन किया। मुख्यमंत्री ने पर ब्रह्म स्वरूपा देवी मां से राज्य की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने शुक्रवार को राजभवन में सपरिवार शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर राजभवन में पूरे विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इस पर्व के माध्यम से समाज में नारी शक्ति के सम्मान को और मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा 2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट करते हुए परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं को कैलेंडर के मुताबिक तेजी से और पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने के प्रयासों के चलते ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। महिला आरक्षण को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पीसीएस परीक्षा के कैलेंडर समय से जारी हो रहे हैं और परीक्षाएं भी समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे प्रदेश हित में पूरी कुशलता और निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां पूरी की है। गृह मंत्री 13 अक्टूबर को उत्तरकाशी और देहरादून का दौरा करेंगे। गृह मंत्री सुबह जॉली ग्रांट पहुंचेंगे और सीधे हर्षिल के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री उत्तरकाशी में स्थित वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। देहरादून स्थित एफआरआई में उत्तराखंड गृह विभाग की वो अहम बैठक लेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज है। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव की तैयारियों का भी वो फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड डायट डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों के शिष्टमंडल ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से उनके हल्द्वानी स्थित निज आवास पर मुलाकात की। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया गया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भाजपा की आदत बन गई है। पहले भर्ती घोटाले ने युवाओं के सपने चकनाचूर किए और फिर पोस्ट ऑफिस में बाहरी युवाओं की नियुक्ति से उत्तराखंड के युवाओं को छला। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदेश के बाहर के युवाओं को वरीयता देने से फिर से उत्तराखंड के युवाओं के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है। खाने पीने की दुकानों और होटल ढाबों पर दुकान के मालिक का नाम उजागर करने की हरिद्वार में व्यापारियों ने मांग की है। व्यापारी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर संसद में इसके लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। व्यापारी नेताओं का कहना है पिछले कुछ दिनों से
खाने पीने में आपत्तिजनक चीजों की मिलावटें करके बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर कानून बनना चाहिए और हर होटल ढाबों पर उसे चलाने वाले की पहचान उजागर होनी चाहिए। एक पहचान जरूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि वो दुकान करता है, ढाबा, होटल या किसी भी प्रकार की दुकान उसकी है, तो उसको अपनी दुकान के सामने एक आईडी, अपनी बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उस पर लिखनी चाहिए जो उसका आधार कार्ड है, जो उसका नाम है। ऐसी मांग को लेकर आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से ये मांग करी है कि इसको संसद में लाकर एक कानून बनाएं और देश भर में ये कानून लागू किया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। जोशीमठ के दूरस्थ गांव डुमक में सड़क संबंधित समस्या को लेकर क्रमिक धरना उपवास जारी रहा और इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई न होने के चलते शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन और शासन के द्वारा गांव की मूलभूत सड़क जैसी समस्या पूरी नहीं हो जाती है, तब तक पूरा गांव यूं ही लगातार दिन और रात क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। हमारे धरने को 17 दिन हो चुका है। शासन और प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हमारी सड़क जब तक कार्य शुरू नहीं हुआ तब तक हमारे ये धरना जारी रहेगा। रुड़की के वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन करने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा पहुंचे। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप के संयोजक फोनिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन चेरव जैन ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि ये उनके द्वारा लगाया गया तीसरा कैंप है और उन्होंने प्रण लिया है कि रुड़की के 40 के 40 वार्ड में वो इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन करेंगे। डायबिटीज से लेके ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और फ्री में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हर एक पटल पे जो है घूम के जो है निरीक्षण किया, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अमीर गरीब सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये सुविधा निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेशक जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है आयोजकों द्वारा और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जो सफल कार्यक्रम हैं आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे और फिर अलग अलग जगह पे ऐसे जो रोल मॉडल हैं उनका अनुकरण किया जाएगा सरकार के द्वारा और इवन प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी। कल्प लिया था कि 40 के 40 वार्डों में कैंप लगाऊंगा, तो आज उसकी श्रृंखला में तृतीय हमारा कैंप है, जिसमें वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 कवर कर रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में आज यहाँ पे लोगों ने आगे इसका लाभ उठाया है। अभी तक लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि 600 से ऊपर जाएगा ये रजिस्ट्रेशन हमारे। तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और शायद इसी बहाने प्रोग्राम का हम आशीर्वाद पा रहे हैं। तो ये बड़ी मन को हमारी प्रसन्नता देती है और ये आगे ये कार्रवाई ऐसे ही चलता रहेगा। हल्द्वानी में प्रशासन इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इस बार प्रशासन ने काला डूंगी रोड में लालढाट चौराहे पर जेसीबी से अस्थायी अतिक्रमण को ढहाया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत चौराहे चौड़ीकरण अभियान भी चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को अपना अतिक्रमण तोड़ने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू किया है। साथ ही नए अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई भी जारी है। हमारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसी क्रम में जो हमारी काला डूंगी रोड है, इस पर हमारे चौराहों का कुछ कार्य अवशेष रह गया था। कतिपय लोगों के अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें समय भी दिया गया था और इस न हटने की वजह से अभी डीवीएम और लैपटॉप का काम प्रभावित हो रहा है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है और जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। खासकर जो लालडाट और जो हमारा कमलवागंजा, कुसुमखेड़ा, इस क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने घंटाघर से सर्वे चौक, सहस्त्रधारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कूड़ा उठान व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था का भी
जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, खराब वाहनों को ठीक कराने और संबंधित कंपनियों की आरसी काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण में 14 वाहन खड़े पाए गए, जिनमें 4 वाहन खराब थे। निर्धारित समय पर कूड़ा कलेक्शन के लिए ना निकलने वाले वाहनों पर पेनल्टी लगाने के भी निर्देश दिए गए। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव में नगर निगम द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग और पोस्टर से अतिक्रमण करने के खिलाफ आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद नगर आयुक्त के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो कॉलेज प्रशासन ने सुध ली है और ना ही नगर निगम ने। छात्र संघ चुनाव के संभावित दावेदारों ने कॉलेज के ठीक सामने सरकारी संपत्तियों में होर्डिंग और बोर्ड लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने का काम किया। हालांकि नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि उन्होंने पूर्व में ही आदेश जारी कर दिया, लेकिन जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संघ में जो भी पदाधिकारी, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए पूर्व में हमने कल ही इनको आगाह भी कर दिया है। प्रधानाचार्य महोदय जो MBPG के हैं उनको भी हमने रिटर्न में अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि जितने भी प्रत्याशियों से एक शपथ पत्र लिया जाए और यदि ये उसको नहीं करते हैं, शहर की दीवारों को अगर साफ नहीं करते हैं तो उनसे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। और उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोविड काल के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी पैरोल पूरी होने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इन कैदियों की कोई भी खबर नहीं है। कोविड के दौरान उत्तराखंड की जेलों में बंद क्षमता से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का फैसला सरकार और पुलिस के लिए अब सरदर्द बना हुआ है। दरअसल कोरोना काल के दौरान साल 2020-21 में उत्तराखंड की जेलों में बंद करीब 800 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। वहीं पैरोल खत्म होने के बाद करीब 300 कैदियों ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, लेकिन 500 से ज्यादा कैदी आज भी खत्म होने के बाद पैरोल वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे कैदी हैं जो गंभीर अपराध की सजा काट रहे थे। इन सभी फरार कैदियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तो वहीं प्रदेश के सभी 13 जिलों के SSP और SP को इन फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और अपराधियों पर इनाम की घोषणा की तैयारी भी अब की जा रही है। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है। हल्द्वानी के कमलू वागाजा क्षेत्र के रामलीला मैदान में हुए वकील उमेश नैनवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश नैनवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच जमीन का विवाद था। देर रात उसे गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है पिछले कुछ समय से लामाचौड़ पूरनपुर नैनवाल, उमेश नैनवाल और उनके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। चंपावत में चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहा पिकअप वाहन सूखी डांग के पास अनियंत्रित होकर अचानक से पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को मामूली चोट आई है। राहगीरों के द्वारा घायल को वाहन से बाहर निकाला। पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। घायल को उपचार के लिए टनकपुर उपजिला चिकित्सालय भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक वाहन सड़क निर्माण कार्य में लगा हुआ था। लक्सर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। उन पर पुलिस की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जिसके चलते ये कहावत कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि पुलिस सुस्त चोर चुस्त। दरअसल बीती रात लक्सर के मुबारकपुर गांव में सिर्फ 4 से 6 घंटे के बीच चोरों ने
किसान का लाखों का नुकसान कर दिया। जानकारी में सामने आया कि चोरों ने किसान के ट्यूबवेल से 6 बिजली के मोटर चोरी कर लिए, साथ ही बिजली की केबल भी काट ली। यहां तक कि ट्यूबवेल पर बने कमरों के दरवाजे तोड़े गए। हालांकि डरे सहमे किसानों ने पुलिस को सूचित कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो यहाँ पर ग्राम मुबारिकपुर में हमारा गांव है, ये यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा चोरी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी सुस्त है, क्योंकि आए दिन लगातार चोरी, डकैती, स्मैकिंग ये सब चल रहा है। क्या ऐसा के प्रशासन को पता नहीं है इस चीज़ का? और अगर प्रशासन इस पर पाबंदी लगाना चाहे तो वो एक दिन में पाबंदी लगा सकती है। कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें है। और बिजली विभाग भी इतना वो, ऐसा क्या हुआ कि चलती लाइन से उन्होंने लाइन चोरी कर ली। चलो मोटर तो उतर जाती है, तार हटा दिए, पर चलती लाइन से जो चोरी हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी इसमें। काशीपुर में हर साल निकाली जाने वाली उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शोभा यात्राओं में शुमार मां मनसा देवी माता की विशाल शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस बार शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या से आए श्री महंत राजू दास ने शिरकत की। बीते अनेक सालों से शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शोभा यात्राओं में शुमार काशीपुर की मां मनसा देवी माता की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होता चला आ रहा है। वैसे तो इस शोभा यात्रा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन मां की प्रतिमा शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक टोकरी में सिर पर रखकर और बाद में ठेले पर रखकर ले जाई जाती थी। धीरे धीरे यह स्वरूप समय के साथ आधुनिकता का रूप लेता गया। नवरात्रा के आखिरी दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में दर्शनों को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वीलोक से लोग देवलोक तक शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आह्वान पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया था और उनके राक्षसों का वध करके उनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। बद्रीनाथ धाम में मां तीला भराड़ी के मंदिर में जय मां नंदा देवी समिति बामणी गांव के सदस्यों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर जय मां नंदा सेवा समिति के सदस्यों ने विशेष पूजा की। सभी तीर्थयात्रियों को महाप्रसाद के साथ साथ भंडारे की भी उचित व्यवस्था की गई। हर साल बद्रीनाथ धाम की देवी मां तीला भराड़ी के मंदिर में विशेष पूजा होती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।